हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का नवा पाठ पढ़ाने वाली हूँ। नवे पाठ का नाम है मूलभूत अधिकार, मूलभूत कर्तव्य तथा राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। पिछले अध्यायों में हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उसके मुख्य आधार स्तंभों तथा विशिष्ट लक्षणों का अध्ययन किया। इस अध्याय में संविधान के विशिष्ट महत्वपूर्ण लक्षणों जैसे मूलभूत अधिकार, मूलभूत कर्तव्य तथा राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों के बारे में विस्तृत यानी विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले पाठ में हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उसके मुख्य आधार स्तंभ तथा विशिष्ट खास लक्षणों का अध्ययन किया। इस अध्याय में संविधान के विशिष्ट महत्वपूर्ण लक्षणों जैसे मूलभूत यानी मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य तथा राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी लेंगे। आगे पढ़ते हैं हम लोग। मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मानव के क्या अधिकार हैं। मानव के अस्तित्व यानी वजूद तथा उसके व्यक्तित्व के सर्वांगीण यानी पूर्ण रूप से विकास करने में सहायक ऐसी सामाजिक परिस्थिति का निर्माण करना तथा यह सतत यानी लगातार चलता रहे, यह अत्यंत आवश्यक है। इसे सामान्य रूप से व्यक्ति का अधिकार कहा जाता है। प्रत्येक लोकतंत्रात्मक देशों में उनके अधिकारों को अनेक मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन सभी अधिकारों का उपभोग यानी उपयोग नागरिक बिना किसी भेदभाव के कर सके, इसके लिए अधिकारों की सुरक्षा का आश्वासन यानी दिलासा दिया गया है तथा समाज और राष्ट्र द्वारा उसे स्वीकार किया गया है। व्यक्ति को मनुष्य के रूप में जन्म के साथ उसके अनेक मूलभूत अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे अधिकारों को मानव अधिकार कहा जाता है। कह रहे हैं कि मानव के वजूद और उसके व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से विकास करने में सहायक सामाजिक परिस्थिति का निर्माण करना और यह लगातार चलता रहे, यह बहुत आवश्यक है। इसे सामान्य रूप से व्यक्ति का अधिकार कहा जाता है और हर एक लोकतंत्रात्मक देशों में उनके नागरिकों को अनेक मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन सभी अधिकारों का उपयोग नागरिक बिना किसी भेदभाव के कर सके, इसके लिए अधिकारों की सुरक्षा का आश्वासन यानी यकीन दिया गया है। समाज तथा राष्ट्र द्वारा उसे माना गया है। व्यक्ति को मनुष्य के रूप में जन्म के साथ उसे अनेक मूलभूत अधिकार प्राप्त हो जाते हैं और ऐसे अधिकारों को ही मानव अधिकार कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएन की महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की घोषणा पत्र प्रकाशित किया। तभी से 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानव अधिकारों के वैश्विक घोषणा पत्र को स्वीकार किए जाने के बाद अनेक महत्वपूर्ण अधिकारों को अपने देश में स्वीकार किया गया है। ऐसे अधिकारों को संविधान में गौरवपूर्ण स्थान देकर इन अधिकारों की सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है। इस प्रकार जिन मानव अधिकारों को कानूनी सुरक्षा प्रदान कर उनका संविधान में समावेश किया गया, उन अधिकारों को मूलभूत अधिकार कहा जाता है। कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र यूएन की महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों का घोषणा पत्र प्रकाशित किया। तभी से 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानव अधिकारों के वैश्विक घोषणा पत्र को स्वीकार किए जाने के बाद अनेक महत्वपूर्ण अधिकारों को अपने देश में माना गया है। ऐसे अधिकारों को संविधान सभा ने संविधान में गौरवपूर्ण स्थान देकर इन अधिकारों की सुरक्षा का यकीन दिलासा दिया है। इस प्रकार इन मानव अधिकारों को कानूनी सुरक्षा प्रदान कर उनका संविधान में समाविष्ट किया गया, उन अधिकारों को मूलभूत अधिकार कहा जाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। इन मानव अधिकारों का घोषणा का उद्देश्य यानी लक्ष्य मनुष्य के रूप में मानवीय गौरव को बनाए रखना है। मनुष्य के अस्तित्व यानी वजूद को टिकाए रखने के लिए उनकी न्यूनतम आवश्यकताएं
जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य उसे गौरवपूर्ण स्थिति में प्राप्त हो सके, यह सर्वांगीण यानी पूर्ण रूप से विकास कर सके, इस प्रकार का राजनीतिक और सामाजिक वातावरण यानी माहौल प्राप्त हो, इसे राज्यों द्वारा स्वीकार कर उसकी सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है। इस प्रकार के मूलभूत मानव अधिकार लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की आधारभूत पहचान है। करें इन मानव अधिकारों का ऐलान करने का उद्देश्य मनुष्य के रूप में मानवीय गौरव को बनाए रखना है। मानव के वजूद को टिकाए रखने के लिए उनकी न्यूनतम आवश्यकताएं जो हैं रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य उससे गौरवपूर्ण मान सम्मान के साथ ऐसी स्थिति में प्राप्त हो सके, वह पूर्ण रूप से विकास कर सके, इस प्रकार का राजनीतिक और सामाजिक वातावरण उसे मिले, इसे राज्यों द्वारा स्वीकार कर उसकी सुरक्षा का भरोसा दिया गया है। इस प्रकार के मूलभूत मानव अधिकार लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की आधारभूत पहचान है। आगे पढ़ते हैं मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। इसके बारे में पढ़ेंगे। मूलभूत मौलिक अधिकार क्या है? राष्ट्र की स्थिरता, व्यक्ति स्वातंत्र्य की सुरक्षा तथा तानाशाही शासन के समक्ष रक्षण के लिए मूलभूत अधिकार आवश्यक है। वे निम्नानुसार हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण यानी अन्याय के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। करें राष्ट्र की स्थिरता, व्यक्ति स्वतंत्रता की सुरक्षा तथा तानाशाही शासन के सामने रक्षा के लिए मूलभूत अधिकार आवश्यक है और ये निम्न अनुसार है। पहला है समानता का अधिकार, यानी सबको एक समान अधिकार हो। स्वतंत्रता का अधिकार, सभी एक समान स्वतंत्र हो। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण यदि अन्याय हो रहे उसके खिलाफ बोलने का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सके स्वतंत्र रूप से, उसका अधिकार। सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं आगे। पहला है समानता का अधिकार। इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या है समानता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत कानून के समक्ष यानी सामने समानता तथा कानून का समान रक्षण, ऐसे दो विचारों का समावेश किया गया है। कानून के समक्ष समानता अर्थात किसी भी व्यक्ति अथवा समूह के समर्थन में विशेषाधिकारों का अभाव यानी कमी। एक समान परिस्थिति में आने वाले व्यक्तियों पर एक समान कानून लागू हो। इस अधिकार के अंतर्गत व्यक्ति के बीच जाति, धर्म, भाषा, लिंग, आय, जन्म स्थान आदि का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। कानून सबके लिए समान होता है। प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक किसी भी व्यक्ति के ने कानून का उल्लंघन किया हो, उसे भंग किया हो, तो सामान्य नागरिक की तरह वह जिम्मेदार होगा तथा सामान्य न्यायालय के फैसले के अधीन होगा, आश्रित होगा। जबकि राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। इसमें बता रहे कि इस अधिकार के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता तथा कानून का समान रक्षण यानी रक्षा, ऐसे दो विचारों का समावेश किया गया है। कानून के समक्ष समानता अर्थात किसी भी व्यक्ति अथवा समूह के समर्थन में विशेष अधिकार यानी खास अधिकारों की कमी। एक समान परिस्थिति में आने वाले व्यक्तियों पर एक समान कानून लागू होगा। इस अधिकार के अंतर्गत व्यक्ति के बीच जाति, धर्म, भाषा, लिंग, आय, जन्मस्थान आदि किसी तरह का कोई अंतर नहीं किया जाएगा। कानून सबके लिए एक समान होगा। प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक कोई भी व्यक्ति अगर कानून को तोड़ता है, उसे भंग करता है, तो सामान्य नागरिक की तरह वह भी जिम्मेदार होगा, सज़ा के पात्र होगा तथा सामान्य न्यायालय के फैसले के अधीन होगा। जबकि राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ खास अधिकार दिए गए हैं। आगे पढ़ते हैं। कानून का समान रक्षण का अर्थ है कि समान परिस्थितियों में कानून का व्यवहार समान ही होना चाहिए। राज्य किसी भी व्यक्ति अथवा समूह को अलग रखकर उसके प्रति भेदभाव करने वाले कानून का निर्माण नहीं कर सकता है। प्रत्येक कानून सभी लोगों के लिए
समान रूप से लागू होना चाहिए। किसी भी नागरिक को दुकान, रेस्टोरेंट, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर प्रवेश प्राप्त करना, सार्वजनिक स्थलों का उपयोग करना, रास्तों, तालाबों, कुओं का उपयोग आदि के संदर्भ में एक समान अवसर प्रदान किया गया है। कह रहे हैं कि कानून का समान रक्षण का मतलब होता है एक समान परिस्थिति वातावरण में कानून का व्यवहार एक समान ही होना चाहिए। राज्य किसी भी व्यक्ति अथवा समूह यानी दल को अलग रखकर उसके प्रति भेदभाव करने वाले कानून का निर्माण नहीं कर सकता है। प्रत्येक कानून सभी लोगों के लिए एक समान लागू होना चाहिए। किसी भी नागरिक को दुकान, रेस्टोरेंट, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में जाना प्राप्त होना चाहिए, उसे अधिकार मिलना चाहिए। सार्वजनिक स्थलों का उपयोग करना, रास्तों, तालाबों, कुओं का उपयोग आदि संदर्भों के विषय में एक समान मौके मिलने चाहिए। आगे पढ़ते हैं। लिंग के आधार पर स्त्रियों तथा बालकों के लिए की गई विशेष यानी खास कानूनी व्यवस्थाओं को भेदभाव नहीं माना जाएगा। उसी प्रकार समाज के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास के लिए राज्यों को विशेष राज्य व्यवस्था करने से नहीं रोका जा सकता है। सरकारी नौकरियों तथा उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षित यानी सुरक्षित की गई सीटों, बैठकों की व्यवस्था को समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। राज्य सरकार के अधीन सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त हो, ऐसा प्रावधान यानी व्यवस्था किया गया है। जबकि नौकरियों के संबंध में योग्यताएं निश्चित करने की छूट राज्यों को प्रदान की गई है। सामाजिक न्याय तथा व्यक्ति के गौरव की विश्वसनीयता स्वरूप अस्पृश्यता यानी छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। किसी भी स्वरूप में अस्पृश्यता यानी छुआछूत का आचरण यानी व्यवहार एक कानूनन अपराध है, जुर्म है। करें लिंग के आधार पर स्त्री तथा बालकों के लिए अगर कोई खास कानून व्यवस्था किया गया है तो उसे भेदभाव नहीं माना जाएगा। उसी तरह समाज में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास के लिए राज्यों को विशेष व्यवस्था करने से रोका नहीं जा सकता है। सरकारी नौकरियों तथा उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था को समानता यानी समानता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। राज्य सरकार के अधीन यानी आश्रित सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए सभी नागरिकों को समान मौका प्राप्त हो, ऐसा व्यवस्था किया गया है। जबकि नौकरियों के संबंध में योग्यताएं निश्चित करने की छूट राज्यों को दी गई है। सामाजिक न्याय तथा व्यक्ति के गौरव की विश्वसनीयता स्वरूप अस्पृश्यता यानी छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। किसी भी रूप में छुआछूत के आचरण का व्यवहार एक कानूनन अपराध यानी जुर्म माना जाएगा। आगे पढ़ते हैं। समाज में मानवीय भेदभाव पैदा करने वाली उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है, जैसे नाम के आगे लगने वाले सर, दीवान जी, राय बहादुर आदि। स्वतंत्रता के बाद विविध यानी अलग अलग क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वाले तथा सिद्धियां यानी यश प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री जैसे सम्मान सूचक अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। सैन्य सेवाओं में यानी सैनिक के सेवाओं में वीर चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र प्रदान किया जाता है। सेना में नाम के आगे प्रयोग किए जाने वाले जनरल, मेजर, चीफ मार्शल, फील्ड मार्शल जैसे विशेषणों से अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है। इस प्रकार इस अधिकार का उद्देश्य एक समाज की स्थापना तथा भारत में कानून का शासन स्थापित करना है।
करें। समाज में मानवीय भेदभाव पैदा करने वाले, अंतर पैदा करने वाली उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। पदवियों को, जैसे नाम के आगे लगने वाले सर जी, दीवान जी, राज बहादुर आदि जो पदवी थी, उपाधि थी, वो ख़त्म कर दिया गया। स्वतंत्रता के बाद अलग अलग क्षेत्रों में खास सहयोग देने वाले तथा सिद्धियां, यश प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री जैसे सम्मान सूचक अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। सैनिक में सेवा देने वाले वीर चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र दिए जाते हैं। सेना में नाम के आगे प्रयोग किए जाने वाले जनरल, मेजर, चीफ मार्शल, फील्ड मार्शल जैसे खास उपाधियों को विशेषणों से अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है, अवज्ञा नहीं होता है। इस प्रकार इस अधिकार का उद्देश्य एक समान समाज की स्थापना तथा भारत में कानून का शासन स्थापित करना है। आगे पढ़ते हैं। अलग समूहों या वर्गों के लिए उनकी अलग विशिष्ट सेवाओं के संदर्भ में अलग अलग कानूनी व्यवस्थाएं हो सकती हैं। उदाहरण स्वरूप वकीलों, डॉक्टरों, शिक्षकों, बीमा कंपनियों, स्त्रियों के लिए अलग अलग कानून है। समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत भी इस अनुच्छेद का एक भाग यानी अंश है। इसमें बता रहे हैं कि अलग समूहों यानी दलों या वर्गों के लिए उनकी अलग विशिष्ट यानी खास सेवाओं के विषय में अलग अलग कानून व्यवस्थाएं हो सकती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में वकीलों, डॉक्टरों, शिक्षकों, बीमा कंपनियों, स्त्रियों के लिए अलग अलग कानून बना है। समान काम करने के लिए समान वेतन का सिद्धांत भी इस अनुच्छेद का एक अंश है, भाग है। आगे पढ़ते हैं। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्र रहने, आज़ाद रहने का अधिकार, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं यानी दी गई हैं, जो निम्न अनुसार है। वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति यानी बोलने का अधिकार। शांति और अहिंसक रीति यानी ढंग से एकत्रित होने तथा सभा करने की स्वतंत्रता। संस्था अथवा संगठन के गठन की स्वतंत्रता। भारत के किसी भी प्रदेश में स्वतंत्रता पूर्वक घूमने फिरने की स्वतंत्रता। 5वां, भारत के किसी भी प्रदेश के किसी भी भाग में रहने और अस्थायी निवास की स्वतंत्रता। 6वां, कोई भी व्यवसाय, धंधा, रोजगार और व्यापार करने की स्वतंत्रता। करें, भारत को 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं स्वतंत्र रहने के लिए। पहला, बोलने और स्पष्टीकरण करने की स्वतंत्रता। दूसरा है शांति ढंग से, अहिंसक ढंग से एकत्रित एक साथ होकर सभा करने की स्वतंत्रता। संस्था अथवा संघ के गठन की स्वतंत्रता। भारत में किसी भी प्रदेश में आज़ादी के साथ घूमने फिरने की स्वतंत्रता। भारत के किसी भी प्रदेश के किसी भी भाग में रहने और अस्थायी निश्चित रूप से निवास करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यापार, धंधा, रोजगार और व्यापार करने की स्वतंत्रता, आज़ादी है। आगे पढ़ते हैं। भारतीय नागरिक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास तथा अभिव्यक्ति के लिए लोकतंत्र के व्यवस्थित संचालन के लिए व्यक्ति तंदुरुस्त यानी स्वस्थ और स्वस्थ जीवन जी सके, इसके लिए इन अधिकारों का विशेष महत्व यानी महत्ता है। कोई भी व्यक्ति इन स्वतंत्रताओं का उपभोग निरंकुशतापूर्वक यानी नियंत्रण के साथ सीमा से अमर्यादित यानी सीमा से बाहर असीमित रूप से नहीं कर सकता। व्यापक यानी फैले सामाजिक हित यानी भलाई, सार्वजनिक शांति तथा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य इन स्वतंत्रताओं पर उचित जो योग्य हो ऐसे नियंत्रण यानी अंकुश तथा उचित मर्यादाएं लगा सकता है। कौन सी स्वतंत्रता किस मर्यादा में रहकर भोगना है यानी उपयोग करना है, इसकी घोषणा यानी ऐलान संविधान में की गई है। इसमें बता रहे हैं कि भारतीय नागरिकों के व्यक्तित्व के पूर्ण रूप से विकास तथा स्पष्टीकरण के लिए लोकतंत्र में व्यवस्थित संचालन के लिए
व्यक्ति तंदुरुस्त और स्वस्थ जीवन जी सके, इसके लिए इन अधिकारों का विशेष महत्व है। कोई भी व्यक्ति इन स्वतंत्रताओं यानी आज़ादी का उपयोग नियंत्रण के साथ सीमा से बाहर न जाकर असीमित रूप से नहीं कर सकता है। फैले हुए समाज में सामाजिक भलाई, सार्वजनिक शांति तथा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य इन स्वतंत्रताओं पर जो योग्य अंकुश हो वह और उचित जो सही मर्यादाएं हैं उसको लगा सकता है। कौन सी स्वतंत्रता किस सीमा में रहकर उसका उपयोग करना है, इसका ऐलान संविधान में किया गया है। आगे पढ़ते हैं। भारतीय नागरिकों को अपने वाणी और विचार अभिव्यक्त यानी स्पष्टीकरण प्रकट करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। वह लिखित, मौखिक या अंग अभिनय यानी संकेतों के द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त यानी प्रकट कर सकता है, लेकिन इसके अंतर्गत किसी को भी अमर्यादित यानी मर्यादा से बाहर जाकर या निरंकुश अनियमित रीति से व्यवहार करने की छूट नहीं है। संविधान द्वारा इन स्वतंत्रताओं पर आवश्यक नियंत्रण या मर्यादाएं लगाई गई हैं। कह रहे हैं कि भारतीय नागरिक को अपने वाणी यानी अपने विचार को अपने वाणी और विचार को प्रकट करने का यानी अपने विचारों को बोलने का, व्यक्त करने का अधिकार दिया गया, स्वतंत्रता दी गई है। वह लिखकर या बोलकर या इशारों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट कर सकता है, लेकिन इसके अंतर्गत किसी भी को सीमा से बाहर जाकर अनियमित ढंग से व्यवहार करने की छूट नहीं है। संविधान द्वारा इन स्वतंत्रताओं पर आवश्यक निरंकुश यानी रोक या मर्यादाएं लगाई जा सकती हैं। आगे पढ़ते हैं। जैसे भारत की सार्वभौमिकता तथा अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक शांति और सुरक्षा, नीतिमत्ता, न्यायालय का तिरस्कार, बदनामी, हिंसा को उत्तेजित यानी भड़काने वाले मुद्दों यानी विषयों को ध्यान में रखकर इस स्वतंत्रताओं पर कानून राज्य द्वारा उचित प्रतिबंध लगा सकती है। राज्य द्वारा लगाए गए प्रतिबंध उचित है या नहीं, यह निश्चित करने की सत्ता यानी अधिकार न्यायतंत्र को दी गई है। अखबारी स्वतंत्रता के अंतर्गत विचारों और अभिप्रायों द्वारा सार्वजनिक हित को अग्रसर यानी आगे करने का उद्देश्य है, लेकिन इस स्वतंत्रता का अलग उल्लेख नहीं किया गया है। अभिव्यक्ति यानी स्पष्टीकरण की स्वतंत्रता में उसका समावेश हो जाता है। करें अगर कोई भी आज़ादी का गलत तरह से फ़ायदा उठा रहा है, उपयोग कर रहा है, तो इनको रोका जा सकता है। इस पे जो योग्य है ऐसे रोक लगाए जा सकते हैं, जैसे भारत की सार्वभौमिकता तथा अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ दोस्तानापूर्ण संबंध, सार्वजनिक शांति और सुरक्षा, नीतिमत्ता, न्यायालय का तिरस्कार यानी अपमान, बदनामी, हिंसा को भड़काने वाले जैसे मुद्दों को ध्यान में रखकर इस स्वतंत्रताओं पर कानून राज्य द्वारा जो योग्य रोक है उसको लगा सकती है। राज्य द्वारा लगाए गए प्रतिबंध यानी अंकुश योग्य है या नहीं है, इसको निश्चित करने का अधिकार न्यायतंत्र यानी न्यायालय को दिया गया है। अखबारी स्वतंत्रता के अंतर्गत विचारों और अभिप्रायों द्वारा सार्वजनिक हित यानी सभी की भलाई को आगे रखने का उद्देश्य है, लक्ष्य है, लेकिन इस स्वतंत्रता को अलग रखने का कोई वर्णन नहीं किया गया है। अभिव्यक्ति यानी बोलने की आज़ादी, स्पष्टीकरण की स्वतंत्रता में उसका समावेश हो जाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। हाल ही में 2009 में हुए संवैधानिक सुधार के अनुसार 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बालकों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य यानी आवश्यक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना उनका मूलभूत मौलिक अधिकार है, जन्मजात अधिकार है। अगर अपराध के समय एक व्यक्ति द्वारा किया गया कृत्य यानी कार्य अपराध नहीं माना जाता है तो उसके लिए उसे सज़ा यानी दंड नहीं दी जा सकती। उसी प्रकार किसी अपराध के लिए निर्धारित यानी बनाए गए सज़ा से अधिक सज़ा या एक व्यक्ति को एक गुनाह, एक जुर्म के लिए एक से अधिक बार सज़ा नहीं दी जा सकती है। कानून द्वारा स्थापित व्यवस्था के अनुसार किसी भी व्यक्ति को
उसके जीवन तथा व्यक्तिगत स्वातंत्र्य से वंचित नहीं किया जा सकता है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारण बताए बिना उसे हिरासत यानी कैद में नहीं रखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को अपने बचाव के लिए वकील की सलाह यानी राय लेना, बचाव के लिए अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार है। गिरफ्तार किए गए हिरासत में रखे गए प्रत्येक व्यक्ति को उसके गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर सबसे नज़दीक के मजिस्ट्रेट के समक्ष यानी सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसमें बता रहे हैं कि कुछ ही समय पहले 2009 में हुए संवैधानिक सुधार के अनुसार 6 साल से 14 साल तक के उम्र के सभी बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना उनका मूलभूत यानी जन्मजात अधिकार है। अगर अपराध के समय एक व्यक्ति के द्वारा किया गया कृत्य यानी कार्य अपराध नहीं माना जाता है तो उसके लिए उसे सज़ा नहीं दी जा सकती। उसी प्रकार उसी अपराध के लिए निर्धारित सज़ा से अधिक या एक व्यक्ति को एक गुनाह के लिए एक से अधिक बार सज़ा यानी दंड नहीं दिया जा सकता है। कानून द्वारा स्थापित व्यवस्था के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन तथा व्यक्तिगत आज़ादी से उसको रोका नहीं जा सकता है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का कारण बताए बिना उसे हिरासत में यानी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को अपने बचाव के लिए वकील की सलाह लेना यानी राय लेना, अपने बचाव के लिए अपना पक्ष अपनी बात कहने का अधिकार, गिरफ्तार किए गए हिरासत में रखे गए प्रत्येक व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर सबसे नज़दीक के मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना यानी उसे उपस्थित करना अनिवार्य है। आगे पढ़ते हैं। मजिस्ट्रेट की अनुमति यानी मंजूरी आज्ञा के बिना किसी भी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। प्रतिबंधित गिरफ्तारी कानून के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई हो तो उस व्यक्ति पर उपयुक्त व्यवस्थाएं लागू नहीं पड़ती। कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट का जब तक आज्ञा न हो तब तक किसी भी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में कैद में नहीं रखा जा सकता है। प्रतिबंधित गिरफ्तारी कानून के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई हो तो उस व्यक्ति पर उपयुक्त व्यवस्थाएं लागू नहीं पड़ती है। आगे पढ़ते हैं। प्रतिबंधित गिरफ्तारी या नज़रबंदी, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। राज्य को अगर ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध या प्रवृत्ति यानी ऐसे कोई कार्य किए जाने की संभावना हो तो प्रतिबंधित गिरफ्तारी नज़रबंदी कानून के द्वारा उसकी गिरफ्तारी की जा सकती है। इस कानून का उद्देश्य नज़रबंद किए गए व्यक्ति को उसके कार्य के बदले में सज़ा देना नहीं बल्कि राज्य, समाज या किसी व्यक्ति के विरुद्ध खिलाफ आपराधिक यानी बुरे कर्म करने से रोकना है। इस कानून के अनुसार नज़रबंद कैद किए गए व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय तक नज़र कैद नहीं रखा जा सकता। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सलाहकार बोर्ड के अभिप्राय यानी सलाह के आधार पर गिरफ्तारी के आदेश संबंधी आदेश को रद्द किया जा सकता है यानी निरस्त किया जा सकता है। किसी संदेहास्पद यानी जिस पर शक हो उस व्यक्ति को कितने समय तक नज़र कैद रखा जाएगा इसका निर्णय, इसका फैसला राज्य सरकारें कर सकती हैं। कहें कि अगर राज्य को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध या कोई ऐसा कार्य किए जाने की संभावना है जो नुकसान पहुंचा सकता है तो प्रतिबंधित गिरफ्तारी नज़रबंदी कानून के द्वारा उसकी गिरफ्तारी की जा सकती है। इस कानून का उद्देश्य लक्ष्य नज़रबंद किए गए व्यक्ति को उसके कार्य के बदले में सज़ा देना नहीं बल्कि राज्य, समाज या किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कृत्य यानी बुरे कर्म को करने से रोकना है। इस कानून के अनुसार नज़रबंद यानी कैद किए गए व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय तक नज़र कैद नहीं रखा जा सकता। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सलाहकार बोर्ड के सलाह के आधार पर गिरफ्तारी के आदेश संबंधी आदेश को रद्द यानी निरस्त किया जा सकता है। किसी पर अगर शक हो कोई व्यक्ति पर तो उस व्यक्ति को कितने समय तक नज़र कैद रखा जाएगा इसका फैसला राज्य सरकारें कर सकती हैं। आगे पढ़ते हैं।
शोषण के विरुद्ध अधिकार, अन्याय हो रहा तो उसके खिलाफ भी अधिकार दिया गया कि वो उसके खिलाफ लड़ सकते हैं। उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, किसी भी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा शोषण न हो, ऐसी शोषण विहीन यानी अन्याय मुक्त समाज स्थापना का मुख्य उद्देश्य संविधान में शामिल किया गया है। जो इस अधिकार के द्वारा सिद्ध हुआ है, प्रमाणित हुआ है, मनुष्य का व्यापार, बेगार प्रथा यानी बेमन से किया गया काम, गुलामी तथा बलपूर्वक करवाई जाने वाली मजदूरी को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, यानी उस पर रोक लगा दिया गया है। इन व्यवस्थाओं का उल्लंघन एक कानूनन अपराध माना जाता है। इस अधिकार का उद्देश्य बालकों अथवा स्त्रियों का व्यापार, जबरदस्ती करवाई जाने वाली मजदूरी, इच्छा के खिलाफ विरुद्ध यानी खिलाफ कार्य करवाना तथा बिना वेतन दिए कोई कार्य करवाने की प्रथा का अंत लाना है। किसी भी व्यक्ति से बिना वेतन चुकाए अथवा न्यूनतम यानी कम वेतन से कम वेतन जबरदस्ती या बंधुआ यानी बंदी बनाकर मजदूर के रूप में कार्य करवाना एक कानूनी अपराध है। करें कि किसी भी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा उसका शोषण न हो, उसके साथ अन्याय न हो, ऐसी अन्याय मुक्त समाज स्थापना का मुख्य उद्देश्य संविधान में लिखा गया है, शामिल किया गया है। इस अधिकार के द्वारा यह प्रमाणित हुआ है कि मनुष्य का व्यापार, बिना मन का किया जाने वाला काम की रीति, गुलामी तथा बलपूर्वक यानी जबरदस्ती करवाई जाने वाली बाल मजदूरी को कानूनन द्वारा प्रतिबंधित किया गया, उसे पर रोक लगाया गया है कानून के द्वारा। इन व्यवस्थाओं का उल्लंघन यानी भंग करना एक कानूनन अपराध माना जाता है। इस अधिकार का उद्देश्य बालकों अथवा स्त्रियों का व्यापार, जबरदस्ती करवाई जाने वाली मजदूरी, इच्छा के खिलाफ करवाया जाने वाला कार्य या बिना वेतन दिए या कोई कार्य करवाने की प्रथा का अंत लाना है। किसी भी व्यक्ति के बिना वेतन चुकाए अथवा न्यूनतम यानी कम वेतन से भी कम वेतन जबरदस्ती या बांध कर बंदी बनाकर मजदूरी के रूप में कार्य करवाना एक कानूनन अपराध है, जुर्म है। आगे पढ़ते हैं। 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बालक को कारखानों, खानों या जोखिमपूर्ण यानी खतरों से भरे जगहों, व्यवसायों में निर्माण कार्य, गैरेज, होटल या लारी गल्ला या घरेलू नौकर के रूप में किसी भी काम पर नहीं रखा जा सकता। बाल मजदूरी उन्मूलन कानून के अंतर्गत इसे अपराध घोषित किया गया है, जबकि राज्य को सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सैनिक सेवा या राष्ट्रीय कर्तव्यों, समाज सेवा के किसी भी क्षेत्र में धर्म, जाति, लिंग, भाषा आदि क्षेत्र के भेदभाव के बिना अनिवार्य रूप से व्यक्ति के पास से सेवा लेने का अधिकार है। यह सेवा बिना वेतन अथवा सवेतन यानी वेतन के साथ हो सकती है। इसमें बता रहे हैं कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बालक को कारखाने में या खानों या जहाँ खतरनाक जगह है ऐसे व्यवसायों में निर्माण कार्य, गैरेज, होटल या लारी गल्ला या घर के कामों में नौकर के रूप में किसी भी काम पर नहीं रखा जा सकता है। बाल मजदूरी उन्मूलन कानून के अंतर्गत इसे अपराध यानी जुर्म माना गया है, ऐसी घोषणा की गई है। लेकिन राज्य को सार्वजनिक उद्देश्यों के, लेकिन सभी लोगों के भलाई के लिए, ऐसे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सैनिक सेवा या राष्ट्रीय कर्तव्य, समाज सेवा के लिए किसी भी क्षेत्र में धर्म, जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र आदि के भेदभाव बिना किसी अंतर के अनिवार्य रूप से व्यक्ति के पास से सेवा लेने का अधिकार है। यह सेवा वेतन के साथ भी हो सकता है और वेतन के बिना भी हो सकता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक अपने अपने धर्म का पालन करने का आज़ादी का अधिकार मिला है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक को उसकी इच्छा के अनुसार अपने मनपसंद
धर्म को स्वीकार करने, उसका पालन करने तथा धर्म का प्रचार प्रसार यानी विस्तार करने का अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है। लेकिन ये स्वतंत्रताएं सार्वजनिक व्यवस्था, नीतिमत्ता तथा स्वास्थ्य में बाधक न बने, रुकावट न बने, इसलिए कुछ आवश्यक नियंत्रणों के अधीन यानी आश्रित रहकर इन धार्मिक स्वतंत्रताओं का उपभोग करना पड़ता है। धार्मिक कर्मकांड, प्रार्थना, पूजा करवाना आदि स्वतंत्रताओं का इसमें समावेश होता है। करें भारत के प्रत्येक नागरिक को उसके अपनी इच्छा के अनुसार उसे जो धर्म पसंद हो उस धर्म का वो पालन कर सकता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, उसे संविधान में अधिकार दिया गया है। लेकिन यह स्वतंत्रता, ये आज़ादी सार्वजनिक व्यवस्था, नीतिमत्ता तथा स्वास्थ्य में रुकावट बने, इसलिए कुछ आवश्यक नियंत्रणों के आश्रित रहकर इन धार्मिक स्वतंत्रताओं का उपयोग करना पड़ता है। धार्मिक कर्मकांड, प्रार्थना, पूजा करना आदि स्वतंत्रताओं का इसमें समाविष्ट होता है। आगे पढ़ते हैं। भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है तथा भारत किसी भी धार्मिक सिद्धांतों या मान्यताओं के आधार पर नहीं चलता है। राज्य किसी भी समुदाय के धार्मिक मामलों तथा मान्यताओं में हस्तक्षेप यानी रोक टोक नहीं कर सकता है। धर्म से संबंधित संस्थाओं की स्थापना करने तथा उसका संचालन एवं व्यवस्थापन करने की स्वतंत्रता यानी आज़ादी भी धार्मिक संस्थाओं को प्रदान की गई है। कोई भी राज्य सार्वजनिक करों यानी टैक्स के द्वारा निर्मित कोष का उपयोग किसी भी धर्म अथवा संप्रदाय के लाभ या उसके विकास के लिए नहीं कर सकती है। सरकारी अनुदान से चलने वाली शैक्षणिक संस्थाओं में धर्म के आधार पर शिक्षा नहीं दी जा सकती है तथा धार्मिक शिविरों यानी कैंपों या धार्मिक उपासना में उपस्थित रहने के लिए किसी को बाध्य यानी मजबूर नहीं किया जा सकता। इसमें बता रहे हैं कि भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत किसी भी धार्मिक सिद्धांतों या मान्यताओं के आधार पर नहीं चलता। राज्य किसी भी समुदाय यानी दल के धार्मिक मामलों तथा मान्यताओं में रोक टोक नहीं कर सकता है। धर्म से संबंधित संस्थाओं की स्थापना करने तथा उसको चलाने एवं व्यवस्थापन करने की स्वतंत्रता भी धार्मिक संस्थाओं को दी गई है। कोई भी राज्य सार्वजनिक करों यानी जो टैक्स मिलता है उसके द्वारा निर्मित कोष का उपयोग किसी भी धर्म अथवा संप्रदाय के लाभ या उसके विकास के लिए नहीं कर सकती है। सरकारी अनुदान यानी पैसे के रूप में मिलने वाली राशि से चलने वाली शैक्षणिक संस्थाओं में धर्म के आधार पर शिक्षा नहीं दी जा सकती तथा धार्मिक शिविरों यानी कैंपों या धार्मिक उपासना में उपस्थित रहने के लिए किसी को मजबूर किया नहीं जा सकता है। आगे पढ़ते हैं। सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक क्षेत्र में क्या क्या अधिकार मिले हैं। भारत में विविध धर्मों, विविध संस्कृतियों तथा भाषाओं के बोलने वाले लोग निवास करते हैं। भारत के अलग अलग प्रदेशों में रहने वाले लोगों को अपनी विशिष्ट यानी खास भाषा, लिपि, सांस्कृतिक मूल्यों तथा उसके आधार पर रचित यानी बनाए गए वर्ग समूहों को सुरक्षित रखने का अधिकार प्रदान किया गया है। राज्य की सहायता यानी अनुदान से मिलने वाली शैक्षणिक संस्थाओं में धर्म, जाति, भाषा, लिंग, जन्म स्थान आदि कारणों से किसी नागरिक को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसमें बता रहे हैं कि भारत में अलग अलग धर्मों के, अलग अलग संस्कृतियों के, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, निवास करते हैं। भारत के अलग अलग प्रदेशों में रहने वाले लोगों को अपनी खास भाषा, लिपि, सांस्कृतिक मूल्यों तथा उसके आधार पर बनाए गए वर्ग समूहों को सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है। राज्य की सहायता यानी अनुदान से चलने वाली शैक्षणिक संस्थाओं में धर्म, जाति, भाषा, लिंग, जन्म स्थान आदि दूसरे कारणों से किसी भी नागरिक को दाखिला देने से मना नहीं किया जा सकता है। आगे पढ़ते हैं। अगर कोई उम्मीदवार चुनाव में धर्म,
भाषा अथवा जाति के आधार पर मत देने की अपील करता है तो लोक प्रतिनिधित्व कानून की धारा के अंतर्गत दोषित यानी अपराधी माना जाएगा। कोई भी राज्य कानून का निर्माण करके नागरिकों या उसके किसी भाग पर किसी भी संस्कृति या भाषा के आधार पर निर्धारित अल्पसंख्यकों को कि उनकी पसंदगी की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा उसके व्यवस्थापन का अधिकार देता है। अगर कोई उम्मीदवार चुनाव में धर्म, भाषा अथवा जाति के आधार पर मत देने का अपील करता है, प्रार्थना करता है, तो उसे लोक प्रतिनिधित्व कानून की धारा के अंतर्गत अपराधी माना जाएगा। कोई भी राज्य कानून का निर्माण करके नागरिकों या उसके किसी भी भाग पर किसी भी संस्कृति या भाषा के आधार पर निर्धारित अल्पसंख्यकों को अपनी पसंदगी यानी अपनी पसंद के अनुसार की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा उसके व्यवस्था का अधिकार देता है। आगे पढ़ते हैं। अल्पसंख्यक वर्ग की संस्थाओं को राज्य की तरफ से मिलने वाली शैक्षणिक सहायता अथवा शिष्यवृत्ति यानी शिक्षा से जुड़े धंधे कार्य जैसे लाभों में भाषा या धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अल्पसंख्यक वर्ग की संस्थाओं की संपत्ति का अनिवार्य संपादन या बिना मुआवजा यानी कर दिए राज्य इनकी संपत्तियों यानी धनों का अधिग्रहण यानी उपभोग नहीं कर सकता। इस प्रकार अल्पसंख्यक वर्ग के लिए शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में संविधान में महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की गई हैं। इसमें बता रहे हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग की संस्थाओं को राज्य की तरफ से मिलने वाली शैक्षणिक सहायता यानी अनुदान अथवा शिष्यवृत्ति यानी शिक्षा से जुड़े धंधे या कार्यों जैसे लाभों में भाषा या धर्म के आधार पर कोई अंतर नहीं किया जाएगा। अल्पसंख्यक वर्ग की संस्थाओं की संपत्ति यानी धन का अनिवार्य संपादन या बिना मुआवजा कर दिए राज्य इनकी संपत्तियों का उपभोग नहीं कर सकता। इस प्रकार अल्पसंख्यक वर्ग के लिए शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में संविधान में महत्वपूर्ण यानी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चाहे जितने अच्छे कानूनों का निर्माण किया जाए, मूलभूत अधिकारों की व्यवस्था की जाए, लेकिन अगर उनका सुचारू रूप से यानी अच्छे ढंग से अमल यानी लागू नहीं किया गया तो ऐसी स्वतंत्रता या ऐसे अधिकार का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए इन अधिकारों के भंग अथवा उल्लंघन के बदले सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाकर शिकायत करने के अधिकार को भी मूलभूत अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी गई है। इस संदर्भ में आवश्यकता पड़ने पर योग्य यानी उचित आदेश, सूचना या आज्ञा पत्र जारी करने की सत्ता यानी अधिकार संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान की गई है, जिसके लिए कोई भी आपत्ति नहीं की जा सकती है, कोई भी सवाल नहीं उठा सकता। किसी भी राज्य द्वारा नागरिकों के मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत के संदर्भ में योग्य यानी उचित उपाय करना सर्वोच्च न्यायालय के लिए आवश्यक है। इसमें बता रहे हैं कि चाहे जितना अच्छा कानून बनाया जाए, मूलभूत अधिकारों की व्यवस्था की जाए, लेकिन अगर उनको अच्छे ढंग से चलाया न जाए, उसको लागू न किया जाए, तो ऐसे स्वतंत्रता या ऐसे अधिकारों का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए इन अधिकारों के भंग अथवा उल्लंघन के बदले सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाकर शिकायत करने का अधिकार भी मूलभूत अधिकार के रूप में माना गया है। मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है। इस विषय में आवश्यकता पड़ने पर जो योग्य लगे वो वैसे आदेश, सूचना या आज्ञा पत्र जारी करने का अधिकार संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है, जिसके लिए कोई भी आपत्ति नहीं की जा सकती, कोई इस पर सवाल नहीं उठा सकता है। किसी भी राज्य द्वारा नागरिकों के मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत के संदर्भ में जो योग्य हो, उचित हो, ऐसा उपाय करना
सर्वोच्च न्यायालय के लिए आवश्यक है। आगे पढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान की आत्मा के समान है। संसद कानून के द्वारा इस प्रकार के आदेश जारी करने की अधिकार अन्य किसी अदालत को सौंप सकती है। राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा निर्मित कानून मूलभूत अधिकारों के साथ सुसंगत न हो, जुड़े न हो या उनके द्वारा मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन यानी अवज्ञा होता हो तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानूनों को रद्द कर सकता है। इस प्रकार यह अधिकार किसी नागरिक को मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन के बदले न्यायालय में जाने का अधिकार तथा अधिकारों की सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसमें बता रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान की आत्मा के समान है। संसद कानून के द्वारा इस प्रकार के आदेश जारी करने का अधिकार अन्य किसी अदालत को सौंप सकती है। राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा निर्मित कानून, बनाए गए कानून मूलभूत अधिकारों के साथ अगर न जुड़ा हो या उनके द्वारा मूलभूत अधिकारों का अवज्ञा होता हो तो सर्वोच्च न्यायालय उन कानूनों को निरस्त कर सकता है और इस प्रकार यह अधिकार किसी नागरिक को मूलभूत अधिकारों के भंग करने के बदले न्यायालय में जाने का अधिकार तथा अधिकारों की सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया है। आगे इस प्रकार संविधान में समाहित यानी उपस्थित मूलभूत अधिकारों को भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है। यह अधिकार सरकारी, केंद्र तथा राज्य के विरुद्ध यानी खिलाफ प्रदान किया गया है। मूलभूत अधिकार हमेशा सभी नागरिकों को प्राप्त होते हैं, परंतु आपातकालीन यानी आकस्मिक घटना से संबंधित परिस्थितियों में कुछ मूलभूत अधिकारों को स्थगित यानी रोका जा सकता है। राज्य ऐसे किसी कानून का निर्माण नहीं कर सकता जिसके कारण एक नागरिक के मूलभूत अधिकार समाप्त होते हों। इसमें कह रहे हैं कि इस प्रकार संविधान में समाहित उपस्थित मूलभूत अधिकारों को भारतीय नागरिकों को दिया गया है। यह अधिकार सरकारी, केंद्र तथा राज्य के खिलाफ दिया गया है। मूलभूत अधिकार हमेशा नागरिकों को मिलते हैं, परंतु आकस्मिक घटना से संबंधित परिस्थिति में कुछ मूलभूत अधिकारों को रोक दिया जाता है। राज्य ऐसे कानून का निर्माण नहीं कर सकता जिसके कारण एक नागरिक के मूलभूत मौलिक अधिकार समाप्त होते हों। बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे का बाद में पार्ट 2 में पढ़ाऊँगी। जितना पढ़ाया गया है बच्चों, इसको आप लोग ध्यान से 1 से 2 बार सुनिएगा, समझिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।